लास्ट हम लोगों ने एक्सप्लॉइट पढ़ा था। एक्सप्लॉइट लास्ट पॉइंट। एक्सप्लॉइट एंड पेलोड को लेकर। और एक्सप्लॉइट एंड पोस्ट एक्सप्लॉइट। पोस्ट एक्सप्लॉइट का आप कुछ सर्च करके थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी एक्सप्लॉइट मैंने 2-3 बार करा रखा है। अभी हम लोग इन्हीं एक्सप्लॉइट और पेलोड को लेकर डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल अबाउट malware एंड पेलोड्स। ओके, malware एंड पेलोड्स। So, what about malware and payload? सो फर्स्ट malware के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो लगभग में सभी को पता होता है। malware क्या है? सो malware मीन्स malicious सॉफ्टवेयर। ठीक है। CIOUS, malicious सॉफ्टवेयर, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ malicious सॉफ्टवेयर? मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स या सिस्टम या डेटा या ऑथराइजेशन को डैमेज करता हो, है ना? मीन्स एनी प्रोग्राम सॉरी एनी प्रोग्राम डिजाइंड फॉर डिजाइन टू डैमेज सिस्टम, रिसोर्सेस। ओके। कोई भी ऐसा प्रोग्राम मैलवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेस को डैमेज करता है। किस टाइप के रिसोर्सेस को? लाइक सिस्टम में हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। इसको डैमेज करना। सिस्टम में हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अपनी पर्सनल, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, बिजनेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं, सेव करके रखते हैं। और बहुत सारा ऑथोराइजेशन हमारे सिस्टम पर होता है कि भाई विदाउट यूजर नेम पासवर्ड कोई लॉगिन नहीं कर सकता, और ये सारी चीज़ें। और एक मैलवेयर क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। वो हमारा क्या होता है? मैलवेयर होता है, वायरस होता है। ओके। So with the help of malware, hacker attacker can compromise the system, can hack the data, can steal the sensitive information. ओके। तो ये हमारा malware का पार्ट होता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के malware आपको देखने को मिलेंगे रियल वर्ल्ड में। अभी रिसेंटली आपने बहुत सारा malware का नाम सुना होगा, पेगासस का नाम सुना होगा, रैंसमवेयर तो चलता ही रहता है। और भी बहुत सारे मलेशियस एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैलवेयर में बहुत सारी कैटेगरीज है। ओके। मैलवेयर बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि वेट, ये वाला पेन मैं इस्तेमाल करूंगा। सो मैलवेयर में क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज है। ओके। जैसे वायरस हो गया, एक मैलवेयर टाइप्स है। वॉर्म्स हो गए, रैंसमवेयर हो गए, अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐसे मैलवेयर आपको मिलेंगे। स्पाईवेयर हो गए, एडवेयर हो गए, ये सब कैटेगरीज है या टाइप्स हैं। तो अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोग्राम। जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, MS ऑफिस है, ऐसे ही ये भी क्या है, एक प्रोग्राम होता है। कोई भी वायरस, मलेशियस कोड एक प्रोग्राम होता है। अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे .exe में पेलोड, और एक बनाएंगे .apk में, APK। और इसमें से इसका रिवर्स इंजीनियरिंग आसानी से आप कर सकते हो, और इसके लिए फ्री टूल है। और EXE की भी रिवर्स इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, उसका भी ग्रिडा वगैरह है और ये सब है, उसको भी मैं गाइड कर दूंगा। तो वायरस क्या होता है? वायरस भी एक प्रोग्राम है। कोई भी मैलवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है।
बट वायरस अटैच्ड इटसेल्फ टू अ फाइल, ये क्या होता है वायरस? ये कॉमन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अटैच्ड इटसेल्फ, सॉरी, इटसेल्फ टू अ फाइल, किसी भी फाइल में वायरस क्या होता है, अटैच हो जाता है। ओके। और सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर में अटैच हो जाता है। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया बहुत सारे लोग क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढने लगे एमएस ऑफिस का, विंडोज़ को एक्टिवेट करने का, या किसी भी एक्स एप्लीकेशन को जो कि वो पे नहीं करना चाहते और पेड कर ही नहीं सकते, पे नहीं कर सकते, बट उनको वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसमें बहुत सारे यूजर ऐसा करते हैं। कभी कभी हम लोग रैंडमली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट विजिट कर जाते हैं जहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ वायरसेस देखने को मिल जाते हैं, और वो हमारे सिस्टम पर किसी फाइल के थ्रू इंसर्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं। ओके। और फाइल में अटैच होकर ये क्या करते हैं, स्प्रेड, मतलब ये एक मशीन से दूसरी मशीन में, एक फाइल से दूसरी फाइल में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे एग्जीक्यूट होते हैं। ओके। मान लिया मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस है। ओके। मेरा जो सिस्टम है इसमें कोई वायरस है। अब मैंने अपने सिस्टम से पेन ड्राइव में कोई डेटा कॉपी किया और वो किसी दूसरे को हम शेयर कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से हमारा डेटा यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर, मतलब वायरस हमारा डेटा के साथ ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि वो डेटा में भी अटैच हो सकता है। सॉफ्टवेयर मैंने कोई शेयर किया, है ना। मान लिया किसी ने बोला कि भाई एक काम करो, मुझे एक्स एप्लीकेशन शेयर कर दो, जो क्रैक फाइल है तुम्हारे पास वो मुझे भी दे दो, या कोई भी एप्लीकेशन शेयर करवाना हो, तो इजली वो भी एप्लीकेशन के साथ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। राइट। स्क्रीन कंफर्म कर लीजिए, विजिबल हुआ? अभी तो है सर, विजिबल है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मतलब की माउस का वो कीबोर्ड का फंक्शन बटन प्रेस हो गया था, एयरप्लेन मोड में चला गया। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सिंपल यही है हमारा मैलवेयर या वायरस, कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल या सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो स्प्रेड हो जाता है, और इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए, इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए ऐसे मलेशियस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है बाय हैकर अटैकर। ओके। ईमेल के थ्रू अटैच करके भेज दिया जाता है, कभी कभी ईमेल में, ईमेल के अंदर कोई पीडीएफ फाइल रख के भी भेजा जा सकता है, कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई स्क्रिप्ट रख के भेजा जा सकता है, या बहुत सारे टाइप से वायरस सेंड किया जा सकता है। चैट के थ्रू भेजा जा सकता है, पेन ड्राइव, फाइल फोल्डर, कहीं वेब सर्वर पर अपलोड करके भेजा जा सकता है, क्रैक फाइल के अंदर रख के भेजा जा सकता है। तो मल्टीपल मेथड हैं जिसके थ्रू वायरस स्प्रेड किया जाता है, शेयर किया जाता है। वायरस को रिमूव करने के लिए हम लोग, या किसी भी तरीके के मलेशियस कोड को रिमूव करने के लिए हम लोग बहुत सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेते हैं। अभी मैं लास्ट में लिस्ट ऑफ लाइक हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेशियस एक्टिविटी मैं शेयर कर दूंगा। ओके। सो मैलवेयर, सॉरी, वॉर्म्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वॉर्म। वॉर्म क्या होते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं। वायरस क्या होता है, वो तो जब तक यूजर नहीं शेयर करेगा तब तक वो शेयर नहीं होगा, है ना, इन्फेक्ट नहीं करेगा दूसरे कंप्यूटर को या नेटवर्क में, ऐसी सारी चीज़ें। बट वॉर्म्स क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए इनको सोर्स चाहिए, रास्ता चाहिए, एक फाइल से दूसरी फाइल में, एक फाइल में जाने के बाद ये एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। ओके। तो ये क्या होते हैं, स्प्रेड ऑटोमेटिकली अक्रॉस ऑल नेटवर्क विदाउट यूजर एक्शन। ओके। तो ये क्या होते हैं, लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन ये करते हैं, है ना। एंड ये ऑटोमेटिक, एक फाइल से ऑटोमेटिक
स्प्रेड होते हैं विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। कोई ज़रूरत ही नहीं यूज़र इंटरेक्शन की। अगर हमारे सिस्टम पर वॉर्म्स अटैक हुआ है तो थोड़े समय बाद आप देखोगे कि हमारा सिस्टम अनवांटेड मतलब कि मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये हमारे लोकल कंप्यूटर में भी रेप्लिकेट करेगा अपने आप को, नेटवर्क में रेप्लिकेट करेगा। तो हमारा लोकल करेगा तो समझ लो हमारा सीपीयू ओवरलोड होगा, स्टोरेज ओवरलोड होगा, रैम ओवरलोड होगा। नेटवर्क में जाएगा तो हमारा नेटवर्क एडाप्टर या जो बैंडविड्थ है अनवांटेड ओवरलोड होगा। नेटवर्क में अदर कंप्यूटर्स पर गया, मतलब पूरा नेटवर्क एक तरीके का स्लो डाउन हो जाएगा और डेड या बोल सकते हैं कि डाउन टाइम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो लाइक वान्ना कराई वगैरह आपको ऐसा देखने को मिलता है ना, जो कि रैंसमवेयर का ही एक पार्ट है। रैंसमवेयर ही बोलते हैं। डेडिकेटेड रैंसमवेयर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक में देखने को मिलता है। ओके, ट्रोजन नाम से आपने सुना होगा, है ना, ट्रोजन हॉर्स। तो ये क्या होते हैं, ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? क्या होते हैं? नहीं पता? ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं बेसिकली? एक तरीके का वायरस। मलेशियस, हाँ वायरस तो होते ही हैं, किस टाइप के? ये भी मलेशियस प्रोग्राम होते हैं। और एक तरीके का ये लाइक लुक लाइक लेजिटमेट सॉफ्टवेयर। लेजिटमेट सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो लगता है कि हमारे जेन्युइन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड, बहुत साल पहले की, अब तो सब फ्री आ रहा है। एक्टिवेटेड आता था, सॉरी प्री एक्टिवेटेड विंडोज़ लोग क्रैक डाउनलोड करते थे इंटरनेट से। वो माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन ओएस नहीं होता था, है ना। तो जेन्युइन ओएस नहीं होता था, बट लोग उसको डाउनलोड करते थे और सिस्टम पर इंस्टॉल करते थे, और जब सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक करते थे तो वहां पर लिख कर आता था जेन्युइन ओएस, और लोग खुश हो जाते थे। बट उस समय लोगों का सिस्टम इंटरनेट से उतना कनेक्ट नहीं होता था, और बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती थी। आज के समय पर हमारा सारा काम लैपटॉप डेस्कटॉप पर है। पहले कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत मुश्किल से कुछ डिजिटल काम के लिए आते थे, है ना। अगर आप 10 साल 2010 2012 में जाओ तो मोबाइल डिवाइसेस और ये सब किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे? ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? नहीं, है ना। तो फेसबुक आज अगर, चेक। हाँ, बहुत मतलब मिनिमम सा या बहुत कम है इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से लोगों का उतना ज़्यादा साइबर अटैक या आइडिया नहीं लग पाता था। बट आज के समय पर अभी किसी का 2 रुपया वो हो तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा, वो उसको शेयर करेंगे, पूरा इंटरनेट पर फैल जाएगा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पहले भी होते थे। और ये सारी, बट कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तब तो वो न्यूज़ बने। बट अब तो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ही है। इंसान अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए अपनी मोबाइल में ही रख रहा है, और अगर मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो पूरा का पूरा उसका सब कुछ चला जा रहा है। बैंक अकाउंट से लेके पर्सनल डिटेल से लेके प्राइवेट लाइफ की सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। तो अब अगर ये चीज़ कोई क्रैक फाइल और ये सब करेगा तो हैकर अटैकर को काफ़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो लेजिटमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे लोग फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, एंटीवायरस तो डाउनलोड हो जाता है, और वो 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी दिखा देता है, बट वो शायद एक ट्रोजन हार्स हो, है ना। या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो मलेशियस एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे, और वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि बैंकिंग क्रेडेंशियल,
यूजर का डेटा, बैंकिंग क्रेडेंशियल हो गया या यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सब ज़्यादा चुराया जाता है और ये सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अटैकर के पास, यानी कि जो उसका ओनर होता है जिसने बनाया होता है, उसको वो शेयर करता है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, आए नहीं सभी लोग, बहुत ज़्यादा सेशन सब नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रोजन हॉर्स के बाद, तो रैंसम वेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और ऐसा इसका अटैक भी बहुत सारा देखने को मिला होगा, रैंसम वेयर अटैक। इसमें क्या होता है, रैंसम होते हैं, अटैकर को क्या बोला जाता है, रैंसम। जो जैसे नहीं होता है, नॉर्मली बोला जाता है फिरौती वाले पैसे ले रहे हैं, फिरौती करना, किसी चीज़ के बदले पैसे लेना, ठीक है। रैंसमवेयर अटैक बेसिकली क्या होता है, एक पॉपुलर एंड वर्ल्ड वाइड अटैक है। पर्टिकुलर अटैक परफॉर्म फॉर इंडिविजुअल यूज़र, ये इंडिविजुअल यूज़र को भी अटैक करता है, और बिजनेस या बड़े बड़े सर्वर को भी अटैक करता है। बिजनेस, या आप बोल सकते बिजनेस मतलब जो सर्वर, डेटा सेंटर और ये सारी चीज़ें, किसी को भी जो इंटरनेट पर है उसको अटैक करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमारा कोई सर्वर, कोई कंप्यूटर हो गया, अटैक हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो पूरा डेटा उसका क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट डेटा, एक ही इसमें काम होता है कि अटैकर के इस अटैक से यूजर का या विक्टिम का पूरा डेटा क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। ओके, मीन्स आप कोई भी फाइल अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या अपने सर्वर पर जो रखी हुई है और उस पर रैंसम अटैक हुआ है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आपको, लाइक अगर मान लिया कोई कंपनी का डेटा, उसमें 200 कस्टमर का या 200 बिजनेस पार्टनर का पूरा अप टू डेट प्लान था अगले 6 मंथ का, कुछ भी ऐसे, जो करोड़ों का प्लान था या डिटेल था। तो अब उसको, अगर आपको ये हैकर अटैकर के पास नहीं जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन, कि भाई वो इन्फॉर्मेशन चुरा लिया और ये सब, उससे उससे मतलब नहीं, उसने ऐसा अटैक किया कि वो लॉक हो जाएगा। और वो अपने सिस्टम पर, यानी कि अपने डेटाबेस में, या अटैकर अपनी मशीन या अपने अकाउंट को देखता रहेगा कि भाई जिस पर अटैक हुआ होगा वर्ल्ड वाइड, उसके सिस्टम पर एक नोट पैड होता है, उसमें एक नोट पैड डाल दिया जाता है बाय हैकर अटैकर, आपके डेस्कटॉप पर, आपके सी ड्राइव में, मल्टीपल लोकेशन पर हो सकता हो। उस नोट पैड में लिखा होगा रीड मी या वट एवर, कुछ भी ऐसे, और जब आप उसको रीड करोगे तो उसमें प्रॉपर मेंशन होगा कि पे द मनी टू डिक्रिप्ट योर डेटा। मीन्स ransomware encrypt user file and demands payment to restore and access data. Okay, it's a very dangerous attack for business, okay, और फॉर बिजनेसेस। तो बहुत बड़ा ही अटैक है ये, बिजनेसेस वगैरह में बहुत लॉस होता है। मेरे नॉन जानकारी में 4 to 5 अटैक मैंने देखा है, और एक अटैक मेरे खुद के सिस्टम पर हुआ है इन 2016, मोर देन 10 ईयर, 10 ईयर लगभग हो रहा है। तो इसमें था मेरा एक, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर यह अटैक हुआ था क्योंकि मैंने उसके अंदर लगभग 2-3 क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। और एक सॉफ्टवेयर, 2-3 ऑलरेडी थे और एक दो मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड ही कर रहा था, पहले टोरेंट वगैरह चलता था। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जैसे कि XYZ, मैं वैसा नाम नहीं ऐड कर सकता, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स बहुत छोटे छोटे थे। जैसे कि मान लिया कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको, डाउनलोड करने के लिए कुछ चाहिए, तो पहले डाउनलोड करने के लिए लोग नॉर्मल डाउनलोडर नहीं इस्तेमाल करते, तो उसमें पॉज वगैरह का ऑप्शन नहीं होता था, आप समझ सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आते थे कॉपी पेस्ट वाले, उसमें आप पॉज कर सकते थे। तो कुछ सॉफ्टवेयर आते थे जो बड़ी फाइल को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे, कुछ कुछ समय, 1 हफ्ते 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाते थे, 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाते थे, तो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए मैंने उसका क्रैक फाइल, दो सोचा 2-4-10 MB का डाउनलोड करूं, उसी समय अटैक हुआ था।
और उसमें प्रॉपर डिटेल मेंशन था, मैं लिंक भी विजिट किया था, देखा था क्या है कैसे है। तो कुछ वो नहीं था, क्योंकि मुझे कोई पेमेंट डिटेल वहाँ पर ऐड ही नहीं करना था, इतना पता था। सारी चीज़ें मैं 2013, उससे 3 साल पहले से मैं सिक्योरिटी डोमेन में अच्छा खासा पढ़ रहा था। और अच्छा खासा सर्टिफिकेशंस हमारे पास थे, अच्छा खासा आइडिया था। और मैंने ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर दिया था उससे 2 साल पहले 2014 में, और ये सारी चीज़ों में। तो आइडिया था, बट ट्राई किया था। तो हाँ, रैंसमवेयर अटैक होते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल पर भी होते हैं, कंपनीज पर भी होते हैं, और बिजनेसेस पर ज़्यादातर करके अटैक होते हैं। इंडिविजुअल से तो कोई पैसा नहीं मिलता, तो अटैकर की पूरी मेहनत बेकार होती है। बट अगर वो कोई बिजनेस ओनर को लाइक अटैक कर देता है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। रैंसमवेयर में आपके ही बैच से किसी ने आई थिंक बताया था कि रैंसमवेयर अटैक हुआ था, तो लाइक एक वायरस, यानी कि एंटीवायरस इस्तेमाल किया था, और उस एंटीवायरस से पुरानी फाइल का पूरा डेटा रिकवर हो गया था। आप में से ही था कोई? क्यों? पता नहीं आप में से था या किसी बैच का भी रिसेंटली विद इन मंथ का या कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। तो पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताया गया था। आपके बैच का अगर था तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि यूजर का, इसको मुश्किल है, मतलब कि 100% चांस है कि आप इसमें डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। नो, नॉट ऑप्शन टू रिकवर योर डेटा। ओके। तो यूज़र ने कैसे रिकवर किया? क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा डेटा का बैकअप है, पुरानी फाइल है, तो हम नई फाइल को या अपने सिस्टम को फॉर्मेट करके या हटाकर पुराना सारा जो ये है, हम अपना बैकअप फाइल को रिकवर कर सकते हैं, है ना? तो जो एंटीवायरस उस सिस्टम पर था। हाँ जी। सर वो मैंने बताया था, हमारे इधर मतलब गोपेल का मशीन है, प्रोएक्टिव हाँ, का, जिसको अब मतलब मैं AWS कंप्लीट कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट। तो क्या था कि एंटीवायरस का था, और ये भी आपने बताया था कि ये एक्सपायर था, तो डेटा रिकवर आई थिंक नहीं हो रहा था। फिर वेंडर से बात हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो वेंडर ने, ये जैसे इसका आई थिंक रिन्यूअल और सारी चीज़ें लेने के बाद फिर यहाँ से जो भी इसका बैकअप था वो चीज़ रिकवर हुआ था। तो ये भी, ये केस या ऐसी रिकवरी मतलब कि किया जा सकता है। बट अगर पहले से हमारे पास डेटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनक्रिप्टेड डेटा को रिपेयर किया जा सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तक तो कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला है। इनक्रिप्टेड डेटा पॉसिबल नहीं है ना? मान लिया इनके अगर बैकअप है तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस हैं, बहुत सारे ऐसे लाइक इंक्रीमेंटल बैकअप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकअप बनाते रहते हैं, कि मान लिया 2 GB का, 10 GB का, 5 GB का, पुराना डिलीट कर देंगे नया बना देंगे, पुराना डिलीट करेंगे नया बना देंगे। तो एक डेट तक का बैकअप होता है। और अगर कोई भी नया, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग डेटा पर कोई अटैक होता है, तो हम बैकअप से डेफिनेटली रिकवर कर सकते हैं। तो जब भी कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा और ये सारी चीज़ें हो, तो बिजनेस ओनर और इंडिविजुअल्स को हमेशा उसका एक बैकअप कॉपी रखे रहना चाहिए। जो भी बहुत लगता है कि ये डेटा अगर चला गया तो कोई चांस नहीं है मिलने का। और अगर कोई डेटा जो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बहुत लाइक एसेंशियल डेटा है तो डेफिनेटली उसका बैकअप और सारी चीज़ें होना चाहिए। अदरवाइज रैंसमवेयर अटैक से पूरा का पूरा, रैंसमवेयर अटैक अगर हॉस्पिटल की फाइल या हॉस्पिटल के जो सर्वर्स डेटा सेंटर्स होते हैं उस पर अटैक कर दे, फिर सोचिए। कस्टमर का डेटा, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाने का मतलब होता है कि हजारों लोग मर जाएंगे, है ना? क्योंकि इनकी रिपोर्ट नहीं हो रही है, सारी चीज़ें, तो हैंड रिटन नोट और सारी चीज़ों से उनका बहुत कुछ नहीं निकाला जा सकता, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े अटैक होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को हमेशा एक बैकअप प्लान अपने डेटा का या इंफॉर्मेशन का लेकर चलना चाहिए। स्पाईवेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है?
स्पाई स्पाई एजेंट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो समझ लो कि ये एक स्पाई एजेंट है ना। इसका काम क्या होता है कि नज़र रखना, मॉनिटर करना। म्यूट कर लीजिए अभिषेक। मॉनिटर करना या फिर नज़र रखना, यूजर क्या कर रहा है, यूजर की एक्टिविटी क्या है, और फिर वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल लेता है। ये ब्राउज़र की एक्टिविटी एक्टिविटी ट्रैक करता रहता है। कीवर्ड स्ट्रोक, कीवर्ड स्ट्रोक मीन्स की स्ट्रोक बोल सकते हो कि की क्या प्रेस करी जा रही है ना। इसमें क्या होता है कि ब्राउज़र की एक्टिविटी, कि भाई यूज़र ने ब्राउज़र पर क्या सर्च किया, कोई बैंकिंग साइट तो नहीं लॉगिन किया, या गूगल पर कुछ सर्च कर रहा है। और अगर कीवर्ड वो प्रेस कर अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर रहा है तो क्या प्रेस कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन वो हैकर अटैकर के पास सेंड करता है। कोई भी स्पाईवेयर है जब किसी सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है तो, या किसी सिस्टम पर उसका अटैक हो जाता है तो ये क्या करता है, सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है और अटैकर को पहुंचा देता है। जैसे स्पाईवेयर, स्पाई एजेंट होते हैं ना, एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं और जो भी वहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है इधर पहुंचाते रहते हैं, तो वही वाला कहानी है स्पाईवेयर। एडवेयर करके आपके पास होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेयर होते हैं। एडवेयर का काम क्या होता है कि डिस्प्ले करना अनवांटेड एडवर्टीजमेंट को, है ना। जब ये अटैक हो जाता है ना आपके सिस्टम पर और आप ब्राउज कर रहे हो कुछ भी, तो उसमें एडल्ट ऐड दिखा देगा अचानक, या पॉपअप निकल के आ जाएगा कहीं से, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एडवेयर होते हैं ये। ओके। एडवेयर अनवांटेड एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करेंगे और बंडल्स ऑफ ऐड आपको देखने को मिलेगा। ओके। आप क्लिक कर रहे हो एक्स, अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जब आप विजिट करते हो तो वहाँ पर अनवांटेड एड्स वगैरह आते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट, तो मुझे भी वो नहीं है, बट अगर मैं सर्च करूँ, लाइक मैं इस पर नहीं सर्च कर सकता, मुझे अपना आइसोलेटेड मशीन एक्सेस करना होगा। लैब स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से कैली लिनक्स मशीन ही ओपन कर लेता हूँ। कोई सी ऐसी वेबसाइट आप सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर ऐड आते रहते हो। ये लोमन, सॉरी, लीमन आई थिंक, लाइम टोरेंट करके है, मैंने लेमन लिखा है। आई थिंक जस्ट मुझे गेस करना था कि ऐसे ही कुछ नेम है। पता नहीं ये वेबसाइट है, एग्जिस्ट होता है कि नहीं, आई डोंट नो। जो भी ऐसे मलेशियस वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें होती है ना, उस पर क्या ओपन हो जाएगा कोई आइडिया नहीं है, तो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस नहीं ओपन हो रहा है, तो नहीं ओपन कर सकते इसको। और कोई ऐसी साइट मुझे, आप ये देख सकते हो, ये भी एक साइट है।
और ये हो सकता हो कि एडवेयर, अनवांटेड एडवेयर और ये सारी चीज़ें हो। टोरेंट ओपन नहीं है, इंडिया में नहीं होता, बट यहाँ पर ओपन हो गया। एंड इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लाइक लाइक फाइनल कट प्रो, एंटर, तो यहाँ पर देखो आ गया है और ये ऐड नीचे आ रहा है। तो शायद ये सही ऐड हो। यहाँ पर भी देखो ऐड, चारों तरफ ऐड है। तो एडवेयर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है, हमारे सिस्टम पर एडवेयर का अटैक हो सकता है। ओके, और यहाँ पर ये सारे क्रैक फाइल है, देखो क्रैक्ड फाइल है एप्पल फाइनल कट प्रो का। और यहाँ से डबल क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वायरस भी है, क्योंकि क्रैक ऐसे नहीं होता, बिना उसमें मलेशियस एक्टिविटी किए वो क्रैक नहीं होता। तो ये सिंपल एक या कुछ ऐसी वेबसाइट है। और ऐसा नहीं कि आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता हो कि कुछ ऐसा एडल्ट वेबसाइट खुल जाए, कहीं से कुछ भी खुल जाए, है ना। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सी, आप देखो यहाँ पर मैं आ गया, है ना। सो ये एक एडवेयर, मैं यहाँ पर तो क्लिक किया बट वो चीज़ नहीं हुआ, कहीं और मैं चला गया। तो इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे एडवेयर वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। और इनकी हेल्प से हम क्या, इसको देखो डिस्कनेक्ट कर दिया तो मशीन वो हो गया, मशीन का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम बाद में अभी लाइव कर लेंगे। तो एडवेयर के आने का सोर्स ऐसे ही कुछ होता है, एडवेयर के अटैक का। और एडवेयर भी हमारा क्या करता है, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट और बंडल्स ऑफ एड डिस्प्ले करता है। और यूजर के बिहेवियर को भी ट्रैक करने में इस्तेमाल, उस वेबसाइट को फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करता है ना। अनवांटेड पॉपअप आ जाएगा, कभी पॉपअप पर रिडायरेक्ट क्लिक करोगे आप, पॉपअप उसमें अटैच हो जाएगा, आपके ब्राउज़र की सारी एक्टिविटी निकाल लेगा, ब्राउज़र का मॉनिटरिंग कर लेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एडवेयर में। रूट किट हमारे होते हैं। रूट किट क्या होते हैं बेसिकली, ये ऐसे मैलवेयर होते हैं जिनको पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये हमारे सिस्टम के रूट प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। और इनको लाइक इनको समझ पाना या इसको फाइंड कर पाना या निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो रूट किट का इस्तेमाल होते हैं, रूट प्रोग्राम्स या रूट फाइल्स को डिस्टर्ब या डैमेज करते हैं। ओके, की लॉगर का नाम आपने सुना होगा। की लॉगर, ऐसे बहुत सारे वायरसेस या की लॉगर प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाते हैं। और अ, कोई भी एक्टिविटी करने पर वो आपके की लॉग को सेंड करते रहते हैं, जस्ट स्पाईवेयर। ओके, बॉटनेट अटैक होते हैं, डॉस डी डॉस टाइप के अटैक में बॉटनेट अटैक आपने देखा था, मैंने कराया भी है। तो बॉटनेट टाइप के अटैक होते हैं, उसमें क्या होता है कि अटैकर लाइक, या बोल सकते हैं कि रिमोट एग्जीक्यूशन के लिए, रिमोट अटैक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वेबसाइट को डाउन करने के लिए, टारगेट को डाउन करने के लिए ऐसे बॉट्स वगैरह का इस्तेमाल लिया जाता है, आईओटी डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जिससे कि हमारे टारगेट जो हो वो डाउन हो जाए। बैकडोर, आप लोगों को पता होगा, बैकडोर हम लोगों ने लास्ट उसमें क्रिएट किया था, अभी फिर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा मलेशियस एक्टिविटी या सॉरी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आज के चैप्टर में। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेट पर या फिर लाइक इंटरनेट पर, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पर, जहाँ से ये अटैक और ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। ओके, कोई भी वायरस का एक ही इंटेंशन होता है, यूजर का डेटा निकाल लेना, सिंपल। अगर कोई वायरस अटैक हो रहा है तो एक ही पर्पस के लिए, कि यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लेना, डेटा ब्रीच करना, आइडेंटिटी को थेफ्ट करना, फाइनेंशियल लॉसेस के लिए, सिस्टम डैमेज करने के लिए, सिस्टम डाउन टाइम करने के लिए, नेशनल लेवल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कभी कभी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बेस्ट एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे जैसे कि टॉप रेटेड एंटीवायरस इन 2025
अगर हम ऐसा कोई एंटीवायरस सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पर आ रहा है बिट डिफेंडर, एआई सजेस्ट कर रहा है। और भी हमारे पास पीसी मैक करके वेबसाइट है, या कुछ यहाँ पर ये सब वेबसाइट हैं, या आर्टिकल्स पढ़ा जा सकता है। और यहाँ से देखा जा सकता है कि टॉप ऐसे कौन से एंटीवायरस हैं जो कि टॉप परफॉर्म किए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाली जा सकती है, बहुत सारी वेबसाइट सजेस्ट करती हैं। ओके, तो बिट डिफेंडर यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर भी कुछ विंडोज़ डिफेंडर इज एक्चुअली प्रीटी गुड। तो काफ़ी लोगों का आई है विंडोज़ डिफेंडर, इधर भी है डिफेंडर, इतना वो है। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बिट डिफेंडर आपको पता ही होगा, टॉप प्रोडक्ट होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। और इसमें बहुत सारे टाइप्स की सिक्योरिटी आ चुकी है। ओके, बिट डिफेंडर ऐसे ही नहीं इतना पॉपुलर है, बिट डिफेंडर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी और चीज़ें मैनेज किया जाता है। ओके, जैसे कि ठीक है, बहुत सारे टाइप्स की सिक्योरिटी बिट डिफेंडर मैनेज करता है। मैं विंडोज़ 10 ये है, इसको ऑन करता हूँ। बाकी नॉर्मल कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके इसका लैब परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पर एक एंटीवायरस तो होना चाहिए जो पूरे सिस्टम को या इन्वायरमेंट को सिक्योर करता हो। हर सिस्टम पर एक एंटीवायरस होना चाहिए या फायरवॉल होना चाहिए एंटी मैलवेयर डिटेक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए सिर्फ एंटीवायरस ही नहीं, सिस्टम को प्रॉपर अप टू डेट रखना होता है, जेन्युइन फाइल्स इंस्टॉल करनी होती हैं, अनवांटेड पब्लिक डेटा नहीं कॉपी पेस्ट करना होता है कि किसी भी सिस्टम से कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखो बिट डिफेंडर यहाँ पर ऑफ है, बट मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सिस्टम पे आता हूँ और सेटिंग को ओपन करता हूँ। एंड यहाँ से मुझे विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग, अब विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग में आप आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट, आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लो विंडोज सिक्योरिटी। तो कुछ इस तरीके से विंडोज सिक्योरिटी आ जाएगा, विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग या ये सब सिमिलर सेटिंग है। अब यहाँ से हमारे पास अलग अलग सिक्योरिटी ऑप्शन है, जैसे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अगर हमारा ऑन है तो किसी भी तरीके का वायरस आने का जो, या थ्रेट प्रोटेक्शन का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो कोई भी थ्रेट अगर अलाउ है या कुछ भी ऐसा है तो हम चेक कर सकते हैं और क्विक स्कैन कर सकते हैं, तो हमारे सिस्टम को क्विक स्कैन कर लेगा। ये ऑन होना चाहिए, मैनेज सेटिंग में आकर हम इसको रियल टाइम ऑन कर सकते हैं, रियल टाइम तो ऑन है बट हम इसको और भी जो क्लाउड प्रोटेक्शन के लिए है और सारी चीज़ें सब ऑन होना चाहिए। ओके, हर तरीके की सिक्योरिटी को ये क्या करता है, इन्हेंस करता है। ओके, बैक करते हैं। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन भी हमें ऑन करना होगा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट भी हमें ऑन करना होगा, और रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी हमें ऑन रखना होगा। ठीक है, मैनेज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन पर जाने के बाद आप इसको ऑन कर देंगे। लेकिन अगर आप वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं कंपनी के अंदर, इसका कुछ इश्यूज देखने को मिलता है, रियल टाइम लैब जब आप करोगे कंपनी के लिए
कोई सर्वर पर और कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होगा, या किसी इंडिविजुअल के लिए भी, तो अक्सर वहाँ पर होगा कि अगर ये हमारा ऑन है तो जो हाइपरवाइजर का प्रॉब्लम आता है, हाइपरवाइजर प्रॉपर रन नहीं होता, डिवाइस वगैरह को जो स्टोरेज वगैरह होता है उसको प्रॉपर एक्सेस नहीं हो पाता, तो दिक्कत आती है। इसी वजह से इसको लोग मैक्सिमम ऑफ रखते हैं। बट अगर इंडिविजुअल यूज़र हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा कंपनी का टास्क नहीं करना है, डोमेन ज्वाइन नहीं करना है, हाइपर वी रन नहीं करना है, तो आप सिंपल इसको ऑन करके रख सकते हो। रैंसमवेयर अटैक एटलीस्ट आपके सिस्टम पर नहीं होगा, प्रोटेक्ट रखेगा। प्रोटेक्ट योर फाइल अगेंस्ट थ्रेट्स लाइक रैंसमवेयर एंड सी हाउ टू रीस्टोर फाइल इन केस ऑफ एन अटैक। ओके, तो बहुत बढ़िया है कि ये रीस्टोर और इन सारी चीज़ों का ऑप्शन देता है। रैंसमवेयर का बैकअप फाइल भी हमें, देखो, सेटअप वन ड्राइव फॉर फाइल रिकवरी ऑप्शन इन केस ऑफ रैंसमवेयर अटैक। तो अगर हमारा सिस्टम का डेटा है, जैसे यूजर का डेटा, सी 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 पर आप काम करते हो ना, जो भी काम कर रहे हो, करंट डेटा, वो सारी चीज़ों का एक बैकअप बना के ये इस पर रख देगा। ठीक है, तो हमें अगर वन ड्राइव मैंने सेटअप कर दिया अपना अकाउंट वगैरह लॉग इन करके सारी चीज़ें, तो यस, ये प्रोटेक्ट करेगा उसको। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन है। और होम पर ये सारी सेटिंग्स है। अकाउंट प्रोटेक्शन आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट प्रोटेक्शन, आप लॉक वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। फायरवॉल हमारा ऑन है ऑफ है, फायरवॉल भी ऑफ रखा हुआ है। ऐप या ब्राउज़र के सिक्योरिटी को ऑन कर सकते हो आप। और यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि किस उससे क्या है, तो एक अच्छा एंटीवायरस की तरह ये काम कर रहा है हमारे सिस्टम पर। ओके, इसमें स्टोरेज के रिगार्डिंग भी सिक्योरिटी होती है, जैसे यहाँ पर एक एक करके अलग ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कोर आइसोलेशन, डिवाइस सिक्योरिटी भी आपको ऑन रखना है। ये भी और रैंसमवेयर, ये दोनों मिलके जब हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लैब होते हैं ना, जब वर्चुअल मशीन के अंदर जब हम लाइक इंस्टांसेस रन कर रहे होते हैं, कोई एम्यूलेटर वगैरह की मशीनें रन कर रहे होते हैं, तो ये सब वायरसेस, सॉरी एंटीवायरसेस उसको ब्लॉक करते हैं, उसको एक्सेस नहीं होने देते। तो अगर आप कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो एम्यूलेटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इस सेटिंग को एक बार ऑफ कर दें। ये सेटिंग वहां दिखाई नहीं देगा। अभी अगर मैं जाऊं और GNS3 के अंदर या हाइपर वी के अंदर कोई मशीन लॉन्च करूं, कोई सर्वर लॉन्च करूं, तो वो ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा, या रीस्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारा लाइक अनवांटेड बिहेवियर करेगा। बट आप उसको बार बार इंस्टॉल करोगे, बार बार रिस्टार्ट करोगे, अगर यहाँ से सेटिंग ऑन है तो फिर दिक्कत होती है ना। और मेमोरी इंटीग्रिटी वगैरह, क्योंकि वो मेमोरी को कोई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मेमोरी के बिहाफ पर ही तो आइसोलेशन सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। इस वजह से देखो यहाँ पर, सिक्योरिटी फीचर अवेलेबल ऑन योर डिवाइसेस दैट यूसेस वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी। अगर वर्चुअलाइजेशन आप इस्तेमाल करते हो, तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो एम्यूलेटर की मशीनें हैं इसके थ्रू टर्न ऑन नहीं होती, जैसे राउटर वगैरह की इमेज है, फायरवॉल की इमेजेज हैं, तो ऑन नहीं होती हैं, और उनका लिंक यहाँ से दिखाएगा भी नहीं कि यहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो एरर सॉल्व नहीं होती है। ऐसा एरर मेरे पास भी आया था जब फर्स्ट टाइम, तो इसका सोल्यूशन कहीं था ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये सब सिक्योरिटी पॉइंट अच्छे से पता हो, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मशीन क्यों अनवांटेड बिहेवियर कर रही है, और ये सारी चीज़ें तो पता किया जा सकता है। प्रोडक्शन में जब भी हम काम करेंगे तो ये चीज़ें ध्यान रख के काम करेंगे, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रखना है, सारे प्रिवेंशन बाकी सब आप लोगों को पता है। आई थिंक एक और प्रोग्राम होता है, MBT स्कैन, क्या होता है आप लोगों को पता है, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ऐसे करके होता है, NBT। नो आइडिया। ऐसे ही कुछ होता है जो कि स्कैन करने से लाइक, या फ्री एंटीवायरस होता है, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इनबिल्ट होता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेलोड हम सब ने पढ़ा है कि पेलोड हमारा क्या होता है, एक कोड या स्क्रिप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम सिस्टम के अंदर अटैक परफॉर्म करते हैं, और वहाँ से इंफॉर्मेशन को, पेलोड और एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल, एक्सप्लॉइट करते हैं, और वहाँ से सिस्टम को या सिस्टम की इंफॉर्मेशन को
लाइक एक्सेस करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पेलोड वगैरह का रिवर्स इंजीनियरिंग या कुछ भी ऐसे किया जा सकता है। पेलोड बनाना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चैप्टर का लैब है और 50% रिवीजन है, समझ लो ये पेलोड के लिए। तो मैं काली लिनक्स लाइव कर लेता हूँ, एक विंडोज 7 छोटी छोटी 2-3 मशीनें लाइव कर लेता हूँ, और एक मैं एंड्रॉयड ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले विंडोज़ के लिए पेलोड बना लेते हैं, जैसे कि हमारा विंडोज़ है। काली लिनक्स का मुझे दूसरा मशीन लेना होगा। ये परफॉर्म नहीं करेगा लैब, मुझे इस मशीन को डिलीट करना पड़ेगा। काली लिनक्स का अभी 2026 का अपडेट नहीं आया ना, देखा आप लोगों ने वेबसाइट पर? तो काली लिनक्स का मैंने इमेज एक्सट्रैक्ट करना है पहले। अभी 2025 ही है। ये आप लोगों ने सेटअप किया WSL कभी? क्यों? कोई बोल नहीं रहा है, बड़ा शांत है। ऑडियो नहीं आ रही है किसी की। सर डब्ल्यू ये एस एल एक्सेप्शनली कुछ सेटअप नहीं है, बट काली लिनक्स में डायरेक्ट सिस्टम पे इंस्टॉल किया था तो शायद होगा वो। विंडोज़ 10 पर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर कुछ कमांड है जिसको यूज करना है, और आपको काली लिनक्स इंस्टॉल ही नहीं करना है। फिर आपका विंडोज़ ही क्या रिएक्ट करेगा, जो काली लिनक्स का पूरा सेटअप करेगा, काली लिनक्स का पूरा काम करेगा, विंडोज़ सब सिस्टम। तो मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अप्रॉक्स में होने वाला है।
तो कहाँ तक प्रैक्टिसेस आप लोगों का हो गया है? एक्सप्लॉइट तक हो चुका? अम्म, सर ये जॉन द रिपर और मेटा एक्सप्लॉइट तक। मेटा एक्सप्लॉइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था सर, जॉन द रिपर तो हुआ था। सिस्टम हैकिंग तक यानी? ओके। तो मेरा सेटअप रेडी है। मैं ओपन वर्चुअल मशीन और मैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कैली लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ। अपग्रेड कर लेते हैं यहाँ से। कम से कम 4 GB रैम कर लेते हैं या 8 GB रैम कर लेते हैं। 4 प्रोसेसर। ठीक है। नेटवर्क एडाप्टर नेट। और ठीक है। ओके। एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग अगर डाउनलोड करना है तब तक लगा सकते हो। RHEMNUX डाउनलोड, ये वाला। ये कंप्लीट एक प्रोग्राम है। इस वेबसाइट को आपको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये सिंपल इसको यूज करना आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम आएगा रियल इंडस्ट्री में। ठीक है। ज़रूर इसको इंस्टॉल करके रखना अपने सिस्टम पर, और इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के इसमें लैब करने की कोशिश करना। जैसा लिनक्स आप लोगों को आता है तो लिनक्स ही है, समझ लो। ओके। डाउनलोड पर क्लिक करके सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओवा फाइल और जो भी ऑप्शन आ रहा है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड सब दिया हुआ है, कैसे क्या करना है। ओके। और ये एक इकलौता ऐसा ओएस है जो कि बहुत एडवांस लेवल पर जो हैकिंग और ये सब लोग करते हैं, वो लोग भी मैलवेयर एनालिसिस, कोड इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो, कम टू द पॉइंट। तो मेरा लिनक्स यहाँ पर लाइव है, और सूडो अपडेट मैं कर लेता हूँ, अपग्रेड नहीं करूँगा। मेरा जो टारगेट है, बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि स्कैन वगैरह सब आप लोगों को पता है। तो टारगेट के बारे में आप इंफॉर्मेशन वैसे स्कैन करना, मैं डायरेक्ट इसका आईपी देख लेता हूँ। तो ये विंडोज़ मशीन है, और इसका आईपी अगर मैं यहाँ से पता करूँ तो 11.134 है। ये एंड्रॉयड मशीन है। इंटरनेट यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, चेक कर लेते हैं। रनिंग है, ठीक है फिर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से, और इस एंड्रॉयड मशीन का जो ऑपरेटिंग आईडी है या आईपी है, वो भी हम यहीं से पता कर लेते हैं। 11.157, एक 11.134 है। और मेरा जो कैली लिनक्स है, इसका आईपी एड्रेस है 11.154। ठीक है। सो फाइनली हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक ठीक है, डन हो गया अपडेट।
अपडेट करने के बाद एक सिंपल पेलोड यहाँ से बनाएंगे। और मैंने पेलोड के लिए सीडी एंड डेस्कटॉप पर आ जाना है। एलएस से कोई डेस्कटॉप पर डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ से mkdir एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, सॉरी एक फोल्डर। और इसका मैं नेम दे देता हूँ पेलोड। एंटर। और सीडी पेलोड पर आ जाते हैं एंड msf वेनम का इस्तेमाल करेंगे। और पी पेलोड के लिए, किसके लिए पेलोड बनाए, पहले विंडोज़ के लिए और फिर हम लोग एंड्रॉयड के लिए बनाएंगे। विंडोज़। टारगेट मैंने क्यों ले लिया, टारगेट को एक्सेस तो करना नहीं, ऑलरेडी मैं लास्ट प्रीवियस चैप्टर में करा चुका हूँ। हम लोग वायरस का एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ठीक है। विंडोज़, विंडोज़ एंड ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ विंडोज स्लैश मीटर प्रिटर, मीटर प्रिटर स्लैश रिवर्स टीसीपी। उसके बाद लोकल होस्ट, एल होस्ट हमारा मान लिया लोकल होस्ट है। अरे, लोकल होस्ट ऐड करेंगे और एल पोर्ट 4x2 ले लिया। आप कोई भी लोकल पोर्ट ले सकते हो। फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दे देना है और मैं .exe फाइल देता हूँ। और नेम मैं दे देता हूँ जस्ट इसका, लाइक app.exe। एंटर करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं कोई एरर है या फिर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया। तो app.exe हमारे इसी करंट लोकेशन पर आप देखेंगे इसके अंदर आ गया। ठीक है, एक एप्लीकेशन एक वायरस, एक वायरस ही है। मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबको पता है कि हम लोग MSF कंसोल का इस्तेमाल करते हैं और टारगेट को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, टारगेट के लिए 2 पार्ट चाहिए मुझे कम से कम। MSF कंसोल, और यहाँ पर मुझे सिंपल मेंशन करना है, लाइक यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर और सेट पेलोड, किसके लिए, विंडोज़ के लिए, मीटर प्रिटर रिवर्स टीसीपी। और मेरा जो लोकल होस्ट का आईपी मैंने दिया था, लोकल होस्ट HOST, सेट एल पोर्ट लोकल पोर्ट 4x2 दिया था। एक्सप्लॉइट कर देंगे और आपका एक्सप्लॉइट होना यहाँ पर, इसने टैग करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं sudo apt इंस्टॉल apache2.service, अपाचे 2 को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
और सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे 2 एंटर। स्टेटस से चेक कर लेंगे कि हमारा सर्विस स्टार्ट हुआ या नहीं। ऑन हो गया। कंट्रोल C अबॉर्ट करेंगे, बाहर आएंगे और LS से चेक करेंगे। वर के अंदर WWHTML के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, इसको मैं मूव करता हूँ, है ना। MKDIR स्पेस स्लैश होम काली डेस्कटॉप लाइक डिफ़ॉल्ट या सिंपल HTML कोड। मूव करते हैं स्लैश वर के अंदर से डेटा और HTML, इसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं मूव कर देता हूँ होम काली डेस्कटॉप HTML कोड के अंदर। परमिशन मांग रहा है। और चेक कर लेंगे अपने टारगेट पर, विंडोज़ या लिनक्स किसी पर भी आकर, कि हमारा 11.154 पर एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम अपना वायरस या पेलोड जो भी है MSF या मूव कर लेंगे, मूव कर लेते हैं, या CP स्पेस -RVF स्लैश होम काली डेस्कटॉप पेलोड। और इसको मुझे वेर WWHTML के अंदर पेस्ट करना है, बट इसमें रूट की परमिशन लगेगी, तो हम रूट का परमिशन यहाँ से दे देते हैं। ओके करते हैं, हो गया। एंड फाइनली क्लियर करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो गया। अब क्या होता है कि आप यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यही हमारा सिस्टम होता है। देखो यहाँ पर आ गया। सेशंस में अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक सेशन ओपन है जो कि सेशन 1 है, सेशन 1। और बैकग्राउंड से अगर आप सेशन चेक करेंगे तो आपको सेशन 1 देखने को मिल जाएगा कि हमारा सेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। सेशंस पर दोबारा आना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई थिंक सेशन 1 एंड शेल में लिखूं, या फिर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आप हेल्प लिख के एंटर कर सकते हो और इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर एक वर्ड है स्क्रीनशॉट का, अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर स्क्रीनशॉट मेंशन करता हूँ पेस्ट करके एंटर, तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो इसने स्क्रीनशॉट सेव कर लिया। कहाँ पर, होम काली। तो होम काली पर आ जाते हैं और स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये मिला। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्या है, अब देखो, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी इस समय ओपन करके यूजर काम कर रहा है, इसका डेटा आ गया यहाँ पर कि यूजर ने ये ओपन किया है। क्लियर है सबको। यहाँ पर देखो यही ओपन है। ओके। तो यूजर जो कर रहा होगा, ये जो लिनक्स यूजर है, जो अटैकर है, इस तरीके की एक्टिविटी से ये कंटिन्यूअस उसका स्क्रीनशॉट लेता रहेगा। कंटिन्यूअस जो जो वहाँ पर एक्टिविटी हो रही होगी उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगेन मैं यहाँ से चेक करूँगा दोनों तीनों स्क्रीनशॉट या जो कुछ भी है, तो होम काली और यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं प्रॉपर हाई क्वालिटी में। ओके। कैमरा एक्सेस लेना है, जो कुछ भी है, तो सब यहाँ पर कमांड दिया हुआ है कि क्या करना है। माइक रिकॉर्ड करना है, वेब कैम का स्नैपशॉट लेना है बिना उसके पता किए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। अब ये तो मैंने कर लिया। अब ये वायरस, ये इतने सारे काम है, ये सब आप, अब मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है सारी चीज़ें ट्राई करना, टेस्ट करना और इसको सिक्योर करना।
अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो ऐसा क्या वहाँ पर करो कि ये चीज़ ना पॉसिबल हो। आप अपने विंडोज़ पर क्या ऐसा करो कि ये चीज़ पॉसिबल ना कर, अटैकर ये परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है। ये कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम के साथ कोई एक्सेस हो रहा है। अगर सिंपल आप कंपनी में काम करो और आपको यही पता करना हो कि हमारे लिनक्स मशीन के साथ कोई इंट्रूडर एक्टिविटी हो रही है, तो हम कैसे पता करेंगे। ओके। बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं, एमएस कॉन्फ़िग के अंदर आ जाओ, बूट सेक्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर्विसेज के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, स्टार्टअप में कोई ऐसा प्रोग्राम मैलवेयर है जो कि बैकडोर है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। या नहीं तो टास्क स्केजूलर में आ जाएंगे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। यहाँ से आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो अनवांटेड बिहेवियर मिलेगा कि कुछ ऑपरेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मतलब है, कुछ ओपन करके देख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो लिख कर आ रही हैं इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ सेल डॉट ई का यहाँ पर प्रोग्राम एज अ स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट होने पर चल जाएगा, या कुछ ऐसा यहाँ पर मेंशन, इसको स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हैं। बहुत सारा हैकर अटैकर स्केड्यूल अप्लाई कर देता है। ठीक है। वहीं से वो अप्लाई कर देगा और वहाँ पर जैसे आपकी मशीन ऑन होगी लाइव हो जाएगा, मतलब वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा और उधर जाकर सिस्टम परसिस्टेंस एक्सेस हो जाएगा, है ना। तो होता है ये सारी चीज़ें। ओके। तो ये सब कुछ ऑप्शन है जिसकी हेल्प से देखा जा सकता है। यहाँ पर वायर सार्क तो नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको मॉनिटर करके दिखाता कि ट्रैफिक भी मॉनिटर करके पता चल जाता है। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ से, मान लिया रिवर्स इंजीनियरिंग करना है या सॉफ्टवेयर का रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीकंस्ट्रक्शन का काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को लेकर। मीन्स एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच वी कैन डीकंस्ट्रक्ट यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। अब इसमें जो लोग प्रोग्रामर होंगे, जो कोडर होंगे, डेवलपर होंगे, उनको बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज होगी, वो रिवर्स इंजीनियरिंग में और अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो टूल्स हमें सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देते हैं। अब भाई ये प्रोग्राम बनाया, डॉट ई फाइल है। अब आपको डॉट ई डेवलपमेंट और सावा जावा सी प्लस प्लस ये सब चीज़ें आती हैं जिस पर ये प्रोग्राम बनता है, और आपके पास ये कोड गया तो आप इसको खोल सकते हो भाई, डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि भाई डीकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ inside of this particular application. Okay. And you can find every particular detail that how or what types of code are used to develop this particular program, how many types of access uh, like available for this particular program. Okay. So you can find multiples of information, multiples of resources। अगर आप बट अगर आप नहीं है तो फिर कैसे इसको तो आप खोल भी नहीं सकते। ये ओपन करेंगे तो exe फाइल है ना। आप कुछ भी करेंगे तो ये प्रोग्राम है ना, तो इसको नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं ओपन किया जा सकता, रन किया जा सकता है। ये तो लिनक्स है तो दो तीन फाइल खुल भी गई। विंडोज़ होता तो डायरेक्ट रन हो जाता, जैसा आपने विंडोज़ 7 पर देखा। तो होगा क्या एग्जैक्टली कि हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस टू डीकंस्ट्रक्टिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ओके, or a hardware devices to understand that what is the structure of a specific program, how many types of accesses available with a specific program, and what about internal structure, what about logic operation and many other things। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। सोर्स कोड उसका क्या है, कंपाइलेशन कैसे हुआ है ना। ये सब चीज़ें उसके अंदर पता हो जाती है कि सोर्स कोड मतलब वो कौन सी लैंग्वेज पर डिज़ाइन हुआ है, सी पर, सी प्लस प्लस पर, जावा पर, पाइथन पर। ओके। और कंपाइलेशन किसका हुआ है ना। मशीन कोड का बाइनरी कोड कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें रिवर्स इंजीनियरिंग में पता चल जाती हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है, एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके। लेकिन क्या इतना डेवलपमेंट आपको आना चाहिए? नहीं। स्टैटिक एनालिसिस आप कर सकते हो और डायनेमिक एनालिसिस कर सकते हो। स्टैटिक में क्या होता है कि एनालाइज करते हो आप कोड को, और लाइक बिना रन किए, है ना, समझ लो इस तरीके से। और डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है कि कोड रन हो रहा है उस समय आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग है उसके बारे में चीजें कर रहे हो।
तो बहुत सारा ऐसा डिबगर टूल आते हैं जिनको हमें रन करके उसको चेक करना होता है। ओके, मैलवेयर एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जिनकी हेल्प से वो चीज़ पता की जाती है, अ, वो पर्टिकुलर कोड या वो सारी चीज़ें। तो डायनेमिक एनालिसिस इज द प्रोसेस टू एनालाइज द कोड व्हाइल इट्स रनिंग, एंड स्टैटिक एनालिसिस मीन्स विदाउट रनिंग कोड वी कैन एनालाइज और एनालिसिस। ओके, वी कैन परफॉर्म एनालिसिस। तो कैसे ये कर सकते हैं, राइट? कभी आप लोगों ने किया है? रिवर्स इंजीनियरिंग का कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, कोई कोड? तो मैं एक काम करता हूँ, एक और पेलोड बनाता हूँ, MSF वेनम, एंड यस MKDIR एंड्रॉयड पेलोड। MSF वेनम -P प्रोग्राम में बना रहा हूँ। किसके लिए? एंड्रॉयड के लिए। एंड इंटरेक्टिव शेल मीटर ही रहेगा, चेंजेस नहीं करना इसमें। एंड रिवर्स TCP ही करना है। लोकल होस्ट IP क्या हमारा? L होस्ट। तो 192.168.11.254, कितना है? 154 है ना? लोकल होस्ट कितना है? 11.154। L पोर्ट 333 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका 222 मैंने लिया था। या सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22222 कर दो आप। ओके। आपको दूसरा अगर लिसनर ओपन करना है तो आप डिफरेंट पोर्ट ले सकते हो। सेम लिसनर पर अगर करेंगे तो आ, इसी में दोनों सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और अलग तरीके का आपको पेलोड एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो वन बाय वन बैकग्राउंड में सेशन डाल के करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा टेक्निकलिटी है। 3333 मैंने कर दिया, स्पेस दिया, और फाइनल मैं आउटपुट लेता हूँ। app.apk। ओके, तो एक APK फाइल यहाँ पर सेव हुआ, देख लेते हैं। हाँ, हो गया, ठीक है। अब ये भी एक कोड है। ये हम एंड्रॉयड वाले को क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रन कर सकते हैं, बट ये मैं नहीं कर रहा, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कर लेंगे आप लोग, क्योंकि एंड्रॉयड हैकिंग का एक अलग चैप्टर है, 15 या 16 चैप्टर। तो 2-3 कल या 1-2 सेशन के बाद वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो उसको करना है उधर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर विंडोज़ का पूरी, ये लास्ट लैब है विंडोज़ पेलोड एग्जीक्यूशन और सारे विंडोज़ मशीन के लिए। अब इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी या फिर आई थिंक गो बस्टर डर बस्टर अगर नहीं हुआ होगा तो उसका सेशन आएगा। तो फाइनल हम यहाँ से एक टूल आता है, ग्रिडा, आई थिंक यही है, और मोब SF करके। बाय स्किल, दिस वन एंड
और कहाँ है? मूव एस एफ यहाँ से प्रोग्राम है। मूव एस एफ का आप प्रोसेस यहाँ से फॉलो करना, इसको डाउनलोड करना, और सिंपल इस तरीके से आएगा और इस तरीके से आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। बट अगर मूव एस एफ आप लाइव करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइव वेबसाइट है इसका। आसान है, अगर कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इसमें पेलोड ऐड करना है और ये बता देगा उसके बारे में। तो यहाँ से जस्ट अपलोड करके करना है। ओके। तो बाकी यहाँ पर एक है ग्रिडा समथिंग, ग्रिडा लाइट ओपन सोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है, ज़रूर ट्राई करें। हाउ टू डिप्लॉय ग्रिडा ऑन कॉली लिनक्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका अपडेट दिया हुआ है। ओके, ये देख सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया है, जस्ट ये टूल है और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। द वेबसाइट इज़ डेंजरस। तो ठीक है, हटा देते हैं। मोब एस एफ वाला कर लेना, या तो फिर आप यहाँ से, ये टूल है और इसको कैसे यूज करना है यहाँ पर सब प्रॉपर मेंशन है। 2-3 स्टेप में ये हो जाएगा। एक इसको कर लेना, और यहाँ पर मोब एस एफ वाला है, इसको हम ऐड करते हैं। और एंड्रॉयड वाला जो फाइल है इसको ऐड कर लेते हैं। ओके करते हैं। तो हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा समय लेगा। ऐप डॉट ए पी के वाली फाइल मेरा स्कैन हो रहा है, और यहाँ पर जब तक स्कैन हो रहा है ये समय लेता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है। उस फाइल के बारे में स्कैन करेगा, ये थोड़ा समय ले रहा है। तब तक हम लोग चाहें तो ये किसी का और स्कैन चल रहा है, व्यू रिपोर्ट में इसके बारे में पता कर सकते हैं। कर लें इसी को, बाकी आप अपना अपलोड करके रिजल्ट का वेट कर लेना। क्यों? हमने बनाया नहीं, बट यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो हम व्यू रिपोर्ट कर लेते हैं। ये है। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा समय लेकर पढ़ने वाला चीज़ है। जैसे स्टैटिक एनालाइजर, डायनेमिक एनालाइजर, सब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जैसा चाहिए। अगर कोड रन करके चेक करना है तो वो यहाँ पर स्टैटिक एनालाइजर है, सॉरी विदाउट रन करके तो ये है, सब यहाँ पर दिया है। इस फाइल का नेम है और इसका साइज जो भी है, और इसका जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, क्रिप्टोग्राफी, और एप्लीकेशन का नेम, पैकेज नेम, और सारी इन्फॉर्मेशन है। ये लैंग्वेज ही दूसरा है, किसी ने बनाया है, तो क्या इसमें पढ़ा जाएगा? कुछ नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ेंगे?
हम्म, इस वाले पर आते हैं। हाँ, ये है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर की वही है, और मतलब जो अपडेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ से आप देख सकते हो सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बाइनरी इज साइंड, V1, V2, V3, V4। और हमें सब कुछ नहीं देखना है, हमें वो चीज़ देखना है कि इसका एक्सेस क्या है, और वो अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जस्ट मैं कोड रीड कर रहा हूँ कि क्या है, कैसे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक ईमेल अपडेट भी है, सीरियल नंबर भी इसका हमें मिल जाता है। हैश एल्गोरिदम SHA-1 है। एंड्रॉयड परमिशन एक्सेस, बैकग्राउंड लोकेशन का एक्सेस इस एप्लीकेशन ने ले रखा है ना। मतलब ये जिस एप्लीकेशन, जिस भी सिस्टम पर इंस्टॉल होगा उसका बैकग्राउंड एक्सेस ले लेगा, लोकेशन का। तो काफ़ी डेंजरस स्टेटस दिखा रहा है, काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, स्टेटस हमारा काफ़ी डेंजरस है। तो इस फाइल, इसका फाइल यहाँ से हम देख सकते हैं। GPS लोकेशन भी एक्सेस ले रहा है, जो कि डेंजरस है। बाकी ये नेटवर्क स्टैट के बारे में तो नॉर्मल है। कॉल फोन का एक्सेस ले रहा है, कैमरा का एक्सेस ले रहा है, ऑडियो आउटपुट एक्सेस है। और बाकी ये नॉर्मल है, इंटरनेट और इन सारी चीज़ों का एक्सेस लेना। आउटगोइंग कॉल का भी एक्सेस पूरा ले रहा है, इंटरसेप्ट करना कि क्या बातें हो रही हैं। तो ये एप्लीकेशन ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। इसमें टोटल 27 एंट्री है। आपने 1 to 10 चेक किया है। आप और यहाँ से फॉरवर्ड करके चेक कर सकते हो और क्या एक्सेस ले रखा है इसने। क्लियर है। SMS रिसीव करना, ऑडियो रिसीव करना, SMS सेंड करना, सिस्टम अलर्ट विंडो चेक करना अगर कोई अलर्ट आता है उसके लिए। तो क्या नहीं एक्सेस है ये। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं। अगर कोई अभी मेरे व्हाट्सएप पर अभी एक अपडेट किसी ने भेजा था। एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए। तो शादी का निमंत्रण भेजा है बंदे ने। और ये देख सकते हैं। ठीक है। तो ये व्हाट्सएप कोई अनिल दुबे करके हैं। और जो हम लोगों काउंसलिंग वाला नंबर है उसी पर ये आया था। राम राम लिखा है, और इसने लिखा है कि शादी का निमंत्रण .AP के 7 MB की फाइल है। ओके। अब ये कोई बंदा होगा कहीं से भी पेलोड बनाया, और ये सारी चीज़ें इसने अगर ओपन मैं करूँ तो हमारा व्हाट्सअप क्या होगा, यस डिवाइस क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ओके। तो अगर मान लिया इसने अपने 10 फ्रेंड को भेजा होगा, है ना, 10 फ्रेंड को भेजा होगा, 100 फ्रेंड को भेजा होगा अपने फैमिली में या और सारी चीज़ों में, और इस तरीके की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लीगल स्टफ है। तो रिपोर्ट हम लोगों ने, नंबर से या कोई भी ऐसा ईमेल आता है तो हम मैं डाल देता हूँ रिपोर्ट के अंदर, उसमें cyber.org वाले पर। तो सिंपल ही हमारा अपडेट रहता है कि अगर मान लिया इस तरीके का कोई वो है, क्लिक करो तो कॉम्प्रोमाइज़ होना होता है। क्या क्या एक्सेस ले रहा है बंदा फिर। ऐसे ही लोग ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं,
और ये सारी चीज़ें, हालांकि इसको ब्लैकमेल किया जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन सब गुनाह करने लगेंगे तो फिर क्या मतलब है ना। ये वापस जितना चाहे उतना पैसे अभी ये दे देगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फाइल आता है, कोई कंपनी में कोई मेल अटैच होकर आ गया, कहीं कुछ आ गया, कुछ भी ऐसे है, तो डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो, और क्या क्या एक्सेस ले रहा है वो पता कर सकते हो, और फिर उस पर एक्शन ले सकते हो। इवन देन इतना ही नहीं पता कर सकते आप, अगर मैं इसके बारे में और चीज़ें दिखाऊं, जैसे कि इसका XML कोड, सोर्स कोड मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि वो बंदा जो है अभी चाहे तो वो उल्टा फंस जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो होता क्या है कि अगर मैं इसका सोर्स कोड चेंज कर दूं, या फिर उसी नेम से एक दूसरा ऐप डिप्लॉय करके वहां भेज दूं कि दिस एप्लीकेशन इज़ नॉट वर्किंग या समथिंग, कुछ छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर दे, तो वो, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करने वाला है, फंस जाएगा वो तुरंत, है ना। तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट कीडी। बट अगर आपको नॉलेज है तो फिर उसी एप्लीकेशन का रिवर्स या सारी चीज़ें चेक करके, थोड़ा सा सोर्स कोड मॉडिफाई करके और चीज़ें करके, आप चाहो तो मैनिपुलेट कर सकते हो। उसकी आईपी की जगह अपनी आईपी डाल दो। भाई लिसनर उसका है तो हम अपना क्यों नहीं डाल सकते। आप समझ रहे हमारी बात को। लिसन कर रहा है वो अपनी मशीन पर, हम अपनी मशीन की आईपी डाल के, अपने सर्वर की आईपी डाल के एक्सेस कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो इलीगल होता है ना ये सारे कुछ। एपीके को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉग वगैरह को स्कैन कर सकते हैं। सुपर सेशन मैनेज करने के रिगार्डिंग अपडेट है। तो एग्जैक्टली हमारा मेन यहाँ से ये सब चीज़ होता है। और भी अगर हम चेक करना चाहें तो आई थिंक अगर इस पर क्लिक करेंगे, जैसे व्यू एंड्रॉयड की ये वाली फाइल है, आई थिंक इसको अगर हम डीकम्पाइल करते हैं ना, खोलते हैं, तो इसमें हमें लोकेशन मिलता है परमिशन को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर। देखो ये इतनी सारी चीज़ों की परमिशन ले रहा है, देख सकते हैं आप ये, है ना। अब ये इतनी सारी परमिशन है, अगर इन परमिशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली। और ये भेज कहाँ रहा है, इसका ओनर कौन है, डेवलपर कौन है, सब यहाँ से निकाला जाएगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आंखों को जोर देकर। कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका मल्टीपल कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हमारा XML फाइल है जो परमिशन और इसका पूरा का पूरा वो अपडेट दिखा रहा है। प्लेटफॉर्म बिल्ड देखो कहाँ से हुआ है ना। और पैकेज नेम ये दिया हुआ है। एंड्रॉयड वर्जन 12 वगैरह के लिए ये है। बाकी किसी भी अगर ये वर्जन है दूसरे पर भी रन होते हैं, इनमें दिक्कत नहीं आती। और व्यू सोर्स कोड अगर हम पता करना चाहें, पता कर सकते हैं। ये पूरा जावा सोर्स कोड है। कॉटलिन जावा वटेवर ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, मिल जाएगा।
जो भी डिज़ाइनिंग या अपडेट होगा आपके एप्लीकेशन को लेकर, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। अभी भी मेरा यहाँ पर स्कैन, आई थिंक ऐप डॉट एपी के अभी भी स्कैन हो रहा है। तो ये मोब मोब एक्स करके है, जिसको आप चेक कर सकते हैं क्या है कैसे है, और अपडेट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आप इंस्टॉल कर लेना। और ये कोड है जिसकी हेल्प से आप इसको रन कर सकते हो, ये भी एक टूल है। और मैंने एक टूल आपको बोला था, बेस्ट मैलवेयर एनालिसिस टूल है, रेमैनेक्स करके समथिंग। ये जो एप्लीकेशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा ओएस है। आई थिंक मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल भी होगा। नहीं है, नहीं है। तो बहुत आसान है इसको इंस्टॉल कर पाना। वर्चुअल बॉक्स है, प्रॉक्समॉक्स है, या जनरल ओवीए फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसको क्लिक करो और फाइल आपका ओवीए का डाउनलोड हो जाएगा। ओवीए फाइल आप डायरेक्टली अपने 8.3 GB का है, मैं नहीं कर रहा, तो आप इसको डायरेक्टली अपने सिस्टम पर इंपोर्ट कर लोगे। ये सब फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसका यूज़र नेम पासवर्ड पता कर लेना, बाकी वर्चुअल बॉक्स VMware जिसमें भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो कर लेना बस। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें सेटअप करने में कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ भी ऐसा है, बट डाउनलोड कर लेना। अगर इसका इमेज लिंक चाहिए तो मैं आपको शेयर करता हूँ, आगे रिसर्च करने में, सिक्योरिटी डोमेन में हेल्प करेगा। कोई क्वेश्चन किसी को, कोई प्रीवियस लैब वगैरह को लेकर या कहीं पर भी कोई इशू, तो क्वेरी सेशन रखते हैं, पूछिए।